भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2026 से पहले चुनाव चिन्हों को लेकर अहम अपडेट दिया है, जिसमें रामदास आठवले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए को असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में गन्ना किसान चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, जबकि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल तमिलनाडु और केरल में हैंडपंप निशान पर चुनाव लड़ेगी, जिससे इन दलों को मतदाताओं के बीच अपनी पहचान बनाए रखने में सहूलियत मिलेगी और ये व्यवस्था आगामी विधानसभा चुनावों में लागू रहेगी। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े विवादित अध्याय को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय ने नाराजगी जताते हुए जवाबदेही तय करने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए उसकी प्रतियां वापस लेने और डिजिटल संस्करण हटाने का निर्देश दिया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम समीक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच होगी, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देश भर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अहम अपडेट है, जहां 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 3 भाषा व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें छात्रों को कम से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी और अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। ये फैसला नई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को मजबूत करना है। हालांकि स्कूलों और अभिभावकों के बीच टाइम टेबल, पढ़ाई के दबाव और व्यावहारिक क्रियान्वयन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की माउंटेन बाइक प्रतियोगिता का आगाज हुआ है, जिसमें जापान, मलेशिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत कुल 7 देशों के 117 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है और 28 फरवरी तक चलेगा, जिससे न केवल क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिल रही है, बल्कि स्थानीय पर्यटन और खेल प्रतिभाओं को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। देश में ट्रिब्यूनल के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि ट्रिब्यूनल एक तरह से नो मैन्स लैंड में काम कर रहे हैं और उनकी किसी के प्रति स्पष्ट जवाबदेही नहीं दिखती, जिससे न्यायिक और अर्धन्यायिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने तकनीकी सदस्यों की भूमिका, फैसलों की प्रक्रिया और खाली पदों जैसे मुद्दों पर चिंता जताते हुए संकेत दिया कि मौजूदा सिस्टम में समग्र सुधार की जरूरत है। हालांकि अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अगले आदेश तक मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इजराइल के दौरे पर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तराखंड से अपने गहरे जुड़ाव का संदेश दिया है, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान उत्तराखंडी पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहनकर न केवल सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर दर्शाया, बल्कि सैन्य भूमि उत्तराखंड की परंपरा, शौर्य और गौरव को भी सम्मान दिया। खास बात यह है कि ब्रह्म कमल से सजी ये टोपी राज्य की सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है और पीएम मोदी इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मौकों पर इसे पहनते नजर आ चुके हैं। ओडिशा के कोरापुट जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित पदार्थों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में लगभग 1800 लीटर भांग का तेल जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये कार्यवाही ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमा के पास जंगल क्षेत्र में संचालित एक अवैध प्रोसेसिंग यूनिट का पता लगने के बाद की गई, जहां से उपकरण और कच्चा माल भी बरामद हुआ है। वहीं एक अन्य मामले में 2 वाहनों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री मिलने के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूरे नेटवर्क की पहचान के लिए जांच जारी है। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य सेमी अर्बन वातावरण में संयुक्त अभियान क्षमता को मजबूत करना, आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना और दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और सामरिक सहयोग को नई ऊंचाई देना है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। होली से पहले देहरादून के रायपुर और सहसपुर ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं प्राकृतिक उत्पादों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जिसमें चुकंदर, पालक, हल्दी और फूलों से रंग बनाकर उन्हें बाजार में लगभग 200 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। इस पहल से एक और लोगों को सुरक्षित और त्वचा के अनुकूल रंग मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर करीब 300 ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल रहा है, जिससे होली के त्योहार में सेहत के साथ साथ समृद्धि के रंग भी घुलते नजर आ रहे हैं।
देश में पहली बार कोलकाता मेट्रो ने अपनी ब्लू लाइन के अंडरग्राउंड सेक्शन में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लागू किया है, जिससे अब बिजली चले जाने की स्थिति में भी ट्रेन टनल में फंसने के बजाय यात्रियों को सुरक्षित अगले स्टेशन तक पहुंचा सकेगी। यह सिस्टम वेंटिलेशन और पर्यावरण नियंत्रण को भी चालू रखेगा। 14 साल तक काम करने में सक्षम है और इससे न सिर्फ यात्री सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ऊर्जा दक्षता और आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। केरल के कन्नूर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुई नई ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा और कहा कि इस समझौते से भारतीय किसानों पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर विदेशी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलना देश की खेती की बुनियाद को कमजोर कर सकता है। वहीं संसद में बोलने का अवसर न मिलने और उद्योगपतियों से कथित निकटता जैसे मुद्दों को भी उठाया, जिससे राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है तथा आने वाले समय में इस विषय पर बहस और गहराने की संभावना है। जमशेदपुर के कदमा स्थित मरीन ड्राइव क्षेत्र में द्रौपदी मुर्मू ने श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र और मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों की जरूरत है। करीब 2.5 एकड़ भूमि पर बनने वाला ये केंद्र योग, ध्यान और गीता अध्ययन जैसे कार्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों और शोधार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रहेगा, जिससे क्षेत्र में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। देश भर की 12वीं के छात्रों के लिए अहम अपडेट है, जहां कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2026 के जरिए 230 से अधिक सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का रास्ता खुलेगा। यह परीक्षा 11 से 13 मई के बीच कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित होगी और NCERT सिलेबस पर आधारित होगी, जिसमें सही रणनीति, मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर तैयारी करने से छात्र अपने पसंदीदा कोर्स और टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने की मजबूत स्थिति बना सकते हैं। देश की 16वीं जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा विकसित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली CMMS के जरिए रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया में मोबाइल ऐप, हैंडहेल्ड डिवाइस और जियो टैगिंग तकनीक का उपयोग होगा। 6 लाख से अधिक GIS मैप पहले ही पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं और लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी डेटा संग्रह में तैनात होंगे, जिससे डेटा की सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकेगी तथा 2 चरणों में होने वाली यह जनगणना देश के विकास की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगी। चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा धन के अनुचित उपयोग से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने के लिए सहमति जताई है, जहां याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उम्मीदवारों पर खर्च की सीमा होने के बावजूद राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, जिससे डेमोक्रेटिक प्रक्रिया पर असर पड़ता है। कोर्ट ने इस मुद्दे को लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा बताते हुए नोटिस जारी किया है और संकेत दिया है कि आने वाले समय में चुनावी फंडिंग और जवाबदेही को लेकर व्यापक बहस और दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं। उड़ीसा के संबलपुर जिले के मानेसवर ब्लॉक के किसान बीर किशोर बिस्वाल ने ऑर्गेनिक थाई और जापानी ब्लैक डायमंड अमरूद की खेती से न सिर्फ खुद सालाना करीब 50 लाख रुपए की कमाई की है, बल्कि अपने बाग में काम देकर 7 अन्य परिवारों की आजीविका भी सुनिश्चित की है। आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक फसल प्रबंधन और ऑर्गेनिक तरीकों को अपनाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि खेती सही योजना और नवाचार के साथ की जाए तो वह मुनाफे और रोजगार का मजबूत माध्यम बन सकती है। बिहार के रोहतास जिले में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां NH9 पर ट्रक से टक्कर के बाद बस करीब 2 किलोमीटर तक फंसी हुई आगे बढ़ती रही, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बस में तमिलनाडु से आए कुल 22 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल था। इस घटना में एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई और कई अन्य यात्री घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर ट्रक और चालक की तलाश में जुटी हुई है। सोना चांदी में निवेश करने वालों के लिए आज बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मुनाफा वसूली के चलते कीमती धातुओं के दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर सोना अप्रैल वायदा करीब 0.25% फिसलकर 1,60,741 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी मार्च वायदा 1% से ज्यादा टूटकर 2,65,200 रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार करती दिखी। हालांकि वैश्विक तनाव और कमजोर डॉलर के कारण बड़ी गिरावट नहीं आई है और बाजार जानकारों का मानना है कि लंबी अवधि में सोना चांदी का रुझान अब भी मजबूत बना हुआ है। इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने भारत इजराइल के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने का रोड मैप पेश किया, जिसमें जल्द मुक्त व्यापार समझौते FTA को आगे बढ़ाने, निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने तथा कृषि में सहयोग के तहत उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या 43 से बढ़ाकर 100 करने का लक्ष्य शामिल है। PM मोदी ने स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि इससे व्यापार, रोजगार और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची द्रौपदी मुर्मू का रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औपचारिक और गरिमामय स्वागत किया, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके बाद राष्ट्रपति जमशेदपुर के लिए रवाना हुई, जहां वे श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में छात्रों से संवाद भी करेंगी। जबकि पूरे दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद रहीं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। चंडीगढ़ में शुरू हुई अनोखी पहल टाइम बैंक अब तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है, जहां पारंपरिक बैंक की तरह पैसे का लेन देन नहीं बल्कि सेवा के बदले समय जमा किया जाता है। इस मॉडल में पंजीकृत सदस्य बुजुर्गों या जरूरतमंदों की मदद के लिए अपना समय देते हैं, जिसे डिजिटल पासबुक में दर्ज किया जाता है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर वही समय उनके या उनके परिवार के काम आता है। पूरी प्रक्रिया KYC, पिन कोड आधारित समूह और एडमिन मॉनिटरिंग के जरिए पारदर्शी तरीके से संचालित होती है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित रहती है। वहीं डॉक्टर विजिट, अस्पताल सहायता और भावनात्मक सहयोग जैसी सेवाओं के माध्यम से ये पहल समाज में संवेदनशीलता, आपसी विश्वास और निस्वार्थ सेवा की भावना को मजबूत कर रही है।